आओ बच्चों, जल्दी से अपन इस अवकलज के अनुप्रयोग पाठ का रिवीजन करते हैं और इसमें सबसे पहले देखते हैं राशियों के परिवर्तन की दर। आपको याद है कि एक राशि होती है दूरी। दूरी को अपन व्यक्त करते हैं काहे से बेटा? एस से। अब अगर मैं इस एस में एस की टी के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालूं, मतलब डी एस बटे डी टी निकालूं, इसका मतलब ये हुआ कि एस के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। और ये क्या है अपने पास में? अवकलन एस का। तो अपने को प्राप्त होता है वेग। ठीक है, ये देखो, अब अगर मैं v कि टी के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालूं, मतलब मैं डी वी बटे डी टी निकालूं, तो मुझे क्या प्राप्त होगा? ए, जिसको अपन क्या कहते हैं? त्वरण। ऐसे करके अगर मान लीजिए आपको कोई राशि दे रखी है और उसकी किसी के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालनी है, तो आप उसके सापेक्ष उसका अवकलन कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी बिंदु पर राशि के परिवर्तन की दर, मान लीजिए आपको कोई राशि दे रखी है और अपने से कहा जा रहा है कि इसके परिवर्तन की दर इस बिंदु पर ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या काम करेंगे? पहले राशि का दूसरी राशि के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर जो मान प्राप्त होगा उस मान में उस बिंदु के मान को रखेंगे और रखने पर जो मान प्राप्त होगा वो कहेंगे अपन कि ये उस बिंदु पर उस राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर है। ठीक है, उदाहरण से समझाएंगे। अभी देखिए आप, ऐसे ही दो चरों में परिवर्तन की दर, मान लीजिए आपको दो चर दे रखे हैं अलग अलग, जैसे y भी दे रखा है t के पदों में और x भी दे रखा है t के पदों में। तो आप क्या काम करेंगे कि पहले y का t के सापेक्ष अवकलन निकाल देंगे, फिर क्या काम करेंगे कि x का भी t के सापेक्ष परिवर्तन निकाल देंगे, और आपको dy बटे dx निकालना है तो आप क्या काम करेंगे? dy बटे dt और dx बटे dt निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपने पास में dy बटे dx का मान प्राप्त हो जाएगा, लेकिन शर्त है कि dx बटे dt जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो होते ही तो ये क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। तो ये शर्त दे रखी है। अगर अपने पास में दो चर दे रखे हैं और उनके अपने को परिवर्तन की दर निकालनी है, तो आप इस श्रृंखला नियम का पालन करके निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, अब परिवर्तन की दर जो अपन पढ़ रहे थे कि किसी बिंदु पर परिवर्तन की दर निकालनी है, उसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। अब क्या कहा जा रहा है? r के सापेक्ष। तो सबसे पहले अपन क्या काम करें कि साहब वृत्त का क्षेत्रफल लिखें। वृत्त का क्षेत्रफल, बच्चा बच्चा जानता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को r के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालनी है, तो अपन क्या काम करेंगे? r के सापेक्ष अवकलन करेंगे साहब। अवकलन करने पर, अब r के सापेक्ष अवकलन करने पर हो जाएगा dA और बटे dr, यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई r। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर जो पहला सवाल दे रखा है वो ये कहा जा रहा है कि r बराबर अगर 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आप परिवर्तन की दर बताओ, तो dA बटे dr। यहाँ पर r की जगह पर लिखो आप 5 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 2 पाई और r की जगह 5, तो मान आ गया अपने पास में 10 पाई। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मान लीजिए दूसरे सवाल के बारे में बातचीत करें, तो यहाँ पर r का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो dA और बटे dr, r के स्थान पर लिखो 4 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 2 पाई और गुणा 4, यानी कि 8 पाई। तो ये बिंदु r बराबर 4 और r बराबर 5 पर राशि में परिवर्तन की दर, राशि क्या है यहाँ पर? क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा था, उसमें अपने को त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालनी थी, निकाल दी। देखो आगे चलते हैं।
एक और उदाहरण लेते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। अब साहब यहाँ पर ये त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब टी के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब वृत्त की त्रिज्या कितनी हो, 5 सेंटीमीटर हो। तो गणित तीन ही बातों पर आधारित होती है, क्या दे रखा है, क्या ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करना है। तो यहां पर सबसे पहले आते हैं अपन कि दिया है। अब क्या दिया है बेटा कि वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन की दर, यानी कि अपने को दे रखा है dr/dt, और ये कितना है 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा, ये अपने को दे रखा है। उसके बाद में क्षेत्रफल, तो यहां पर आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालो साहब। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर। अब इसका t के सापेक्ष अवकलन करो। t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा बेटा, अवकलन करने पर यह आएगा dA और बटे dt, यह आ गया 2 पाई r। अब r है और अवकलन कर रहे हैं अपन t के सापेक्ष, तो यहां पर आ जाएगा dr/dt, ठीक है बेटा। अब अपने को ये परिवर्तन की दर किसमें, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कब याद करनी थी, जब वृत्त की त्रिज्या 5 हो, यानी कि r का मान कितना हो, 5 हो। तो अपन यहाँ पर dA/dt का मान निकालेंगे कब, जब r का मान 5 हो। तो यहाँ पर 2 गुणा पाई गुणा 5 और dr/dt का मान कितना दे रखा है, 0.1। अब इसको सरल कर लें साहब, तो यहां पर आ गया ये 2 का गुणा करा 10 पाई, और इसको लिखा अपन ने 1/10। 10 से ये 10 कट गया, ये आ गया अपने पास में पाई। अब पाई तो आपको याद है क्षेत्रफल जो होता है वो क्या आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब अपन उसका परिवर्तन निकाल रहे हैं, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो यहां पर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलो साहब आगे बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो आपको याद होने चाहिए इसमें। पहले वर्ग का क्षेत्रफल x की घात 2 भुजा स्क्वायर जो होता है, परिमाप 4 गुणा भुजा यानी कि 4x, यहाँ x जो दे रखा है वो वर्ग की भुजा दे रखी है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, जहां पर x लंबाई है और y क्या है, चौड़ाई है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 और a प्लस बी गुणा h। a प्लस बी क्या है अपने पास में, ये चतुर्भुज की 2 भुजाएं हैं, और h क्या है, समांतर भुजाओं के बीच का मान, यानी कि 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। इसी प्रकार से वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, और परिमाप जिसको अपन परिधि भी कहते हैं वो क्या है, 2 पाई आर, जहां पर r क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ऐसे ही गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल है 4/3 पाई आर क्यू, तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यह आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, जहां पर r क्या है, गोले की त्रिज्या है। लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यह आएगा 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर, जहां पर h क्या है, उस बेलन की ऊंचाई, r क्या है, उस बेलन की त्रिज्या। ऐसे ही वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, केवल वक्र पृष्ठ का, यह आएगा 2 पाई आर एच, तथा आयतन क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है बेटा। आगे और देखो, ये सूत्र अपने को याद होने चाहिए। लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां पर h क्या है, शंकु की ऊंचाई, और r क्या है, उसका जो आयताकार आधार है उसकी त्रिज्या।
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल, जहां पर एल क्या होता है बेटा, एल है अपने पास में, जैसे मान लीजिए ये अपने पास में शंकु है ना, ये शंकु है, तो ये तो आर है, ये एच है, और ये जो है ये होती है अपने पास में एल। अब साहब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर स्क्वायर पाई आर एल, ठीक है। घनाभ का क्षेत्रफल होगा एक्स वाई जेड, यानी कि अपने पास में जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है उन तीनों का गुणनफल, क्योंकि घनाभ ऐसे होगा साहब, ये है। अब इसमें क्या होगा, लंबाई भी होगी, है ना, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ऐसे ही अगर अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो यह आएगा 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई, जहां पर एक्स वाई जेड घनाभ की विमाएं यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। घन का आयतन x की घात 3 यानी कि भुजा q। ऐसे ही पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर। ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं साहब, सीमांत लागत क्या है साहब, कि संपूर्ण लागत के किसी क्षण उत्पादित वस्तुओं की संख्या के सापेक्ष तात्कालिक परिवर्तन की दर को अपन क्या कहते हैं, सीमांत लागत कहते हैं। इसको निकालने का बेहद आसान तरीका होता है कि जो अपने को इक्वेशन दे रखी हो cx, उसका x के सापेक्ष एक बार अवकलन कर लो, और जिस लागत किसी पॉइंट पे यानी कि कोई मान दे रखा होगा उस पर पूछा जाएगा कि इस मान पर आप सीमांत लागत का मान बताइए, तो उस मान को रख दो, अपने पास सीमांत लागत आ जाएगी। उदाहरण से समझिए कि अपने को किसी वस्तु x इकाइयों में उत्पादन से संबद्ध कुल लागत cx इस समीकरण के रूप में दे रखी है। अब अपने को क्या काम करना है कि सीमांत लागत ज्ञात करनी है जब x का मान कितना हो, 4 इकाई हो। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन कि यहाँ पर लिखेंगे दिया है। अब क्या दिया है बेटा कि cx और यह है 0.005 x की घात 3, फिर माइनस 0.02 x की घात 2, फिर 30 x और प्लस 5000, ये आ गया। अब क्या काम करो आप, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अपने को क्या प्राप्त होगा कि dcx और बटे dx, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 0.005 और साथ 3x की घात 2, ठीक, माइनस 0.02 और 2x और प्लस के 30। अब अपने को x के स्थान पर 4 मान ज्ञात रखना है, तो x बराबर 4 रखने पर तो यहाँ अपने को प्राप्त होगा कितना, d, और c x की जगह 4 रख दो, dx। ये है अपने पास में सीमांत लागत, यहाँ पर 0.005 और 3 4 की घात 2 और माइनस 0.02 2 गुणा 4 प्लस 30। अब इसमें आप जोड़ बाकी कर लीजिए, जो मान आएगा वो आएगा इसकी सीमांत लागत, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, सीमांत आय के बारे में बातचीत करते हैं। तो जो संपूर्ण आय है वो किसी क्षण बेची गई वस्तुओं की संख्या के सापेक्ष, है ना, तात्कालिक परिवर्तन की दर को सीमांत आय कहते हैं। और इसका तरीका भी यही है कि आपको सीमांत आय किसी व्यंजक या समीकरण के द्वारा दे रखी होगी, उसका आप x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, और जिस बिंदु पर वो आपसे पूछ रहा है कि सीमांत आय ज्ञात करो, उस बिंदु का मान रख दो। बड़ा आसान सा काम होगा। इसका भी उदाहरण देखते हैं अपन कि यहाँ पर अपने को कहा जा रहा है कि ये संपूर्ण आय के बारे में ये बताया गया है, दिया है। क्या है संपूर्ण आय कि rx बराबर है 3x की घात 2 प्लस 36x प्लस 5। अब अपने को सीमांत आय निकालनी है, तो यहाँ पर x के सापेक्ष
x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, dr(x) और बटे dx। ये आएगा अपने पास में 6x + 36। ठीक है। अब अपने को एक मान यानी कि एक बिंदु दे रखा है कि इस पर सीमांत आय ज्ञात करो। तो यहां पर आप क्या काम करो, x बराबर 5 पर सीमांत आय निकालनी है। तो dr(x) की जगह रखो 5, तो क्या आएगा अपने पास में, देखो आप 6 × 5 + 36 यानी कि अपने पास में आ गया 66। तो यहाँ पर 66 इकाई जो है वो क्या है, सीमांत आय है। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। अब आते हैं अपन वर्धमान तथा ह्रासमान फलन पर। कोई फलन होगा जिसमें आप x और x के मान रखेंगे, उससे आपको y के मान प्राप्त होंगे। y के मान ऐसे होंगे कि आप x का मान रखते हैं तो x का मान बढ़ाते जाते हैं तो y का मान भी बढ़ता जाता है, x का मान कम करते जाते हैं तो y का मान भी कम करता जाता है। ऐसा हो सकता है कि x का मान आप बढ़ाते हैं तो y का मान कम हो जाए, ठीक है, x का मान घटाते हैं तो y का मान बढ़ जाए। तो ये क्या है, वर्धमान ह्रासमान फलन की पहचान होती है। इसमें सबसे पहले आता है वर्धमान फलन। अब वर्धमान फलन क्या है साहब, एक फलन दे रखा है, ठीक है, वो फलन किसी अंतराल में आपको कहा जा रहा है कि ये फलन इस खुले अंतराल के अंदर परिभाषित है। आपको ये देखना है कि ये वर्धमान फलन कैसा होगा। तो उसके लिए क्या काम करते हैं अपन, कोई सी भी दो संख्याएं ले लेते हैं, कोई सी भी दो संख्याएं लेते हैं। वो एक संख्या दूसरी संख्या से छोटी हो सकती है या दूसरी संख्या से बड़ी हो सकती है। मैंने क्या काम करा कि यहाँ पर x1 लिया x2 से छोटा। अब मैं इसको सरल करता गया और बाद में पता चला कि जो फलन आ रहा है वो या तो बराबर आ रहा है या छोटा आ रहा है। तो ऐसे फलन को मैं क्या कहूँगा, वर्धमान फलन कहूँगा। वर्धमान फलन देखो आप, यहाँ पर क्या है कि मैंने पहले x का मान रखा, तो यहाँ से देखो ये बढ़ता जा रहा है, फिर थोड़ी देर के लिए क्या हो गया, ये फलन स्थिर हो गया, फिर बढ़ता चला गया। तो अब यहाँ पर संकट ये आ गया कि साहब अंतराल से आपने दो बिंदु लिए थे, कभी तो ये बढ़ रहा है, कभी बराबर हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो ऐसे फलन को अपन क्या कहते हैं, देखो आप, ठीक है, इस प्रकार के फलन को तो वर्धमान फलन कहेंगे। एक और फलन आएगा अपने पास में, निरंतर वर्धमान। निरंतर वर्धमान में क्या होगा साहब, जो आपने पहले पढ़ा वर्धमान फलन, अब पहले आपने पढ़ा वर्धमान फलन। वर्धमान फलन में क्या था कि आपने संख्याएं छोटी बड़ी ली, लेकिन फलन छोटे बड़े भी आ गए और बराबर भी आ गए। मतलब यहाँ पर ये स्थिति आ जाती है, तो ऐसे फलन को केवल आप वर्धमान फलन कहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति आ जाए कि x का मान रखने पर y का मान बढ़ता जा रहा है, कहीं पर भी बराबर नहीं आ रहा। गणितीय भाषा में देखें तो मैंने क्या काम करा, x1 छोटा लिया किससे, x2 से, और फलन का मान भी छोटा आया, बराबर नहीं आया यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में अपन इसको कहेंगे निरंतर, यानी कि पूर्णतः वर्धमान फलन। जब x का मान बढ़ने पर y का मान भी निरंतर बढ़ता जाए तो ऐसे फलन को अपन वर्धमान फलन कहते हैं। ठीक है बेटा, अब बात करिए अपन ने एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं सवर्धमान फलन को। ये कह रहा है कि साहब r पर ये निरंतर वर्धमान फलन है। देखें अपन कि यहां से हल, मैंने साहब दो बिंदु लिए x1 और x2, और कहां से लिए, ये r से लिए साहब, और ये ऐसे लिए कि x1 का मान जो है वो छोटा है किससे, x2 से। अब जब x1 का मान x2 से छोटा है तो अब बच्चा बच्चा जानता है कि अगर मैं दोनों तरफ 7 का गुणा कर दूंगा तब भी ये छोटा होगा। अगर मैं दोनों तरफ 3 घटा दूंगा तब भी क्या होगा, ये छोटा होगा। देखो आप, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर f(x1) ये छोटा होगा किससे, f(x2) से। मतलब यह है कि मैंने x1 को छोटा लिया था x2 से और फलन भी छोटा आया। ठीक है, तो इसलिए अपन कह देंगे कि साहब ये फलन R में निरंतर वर्धमान है। अगर यहाँ बराबर आ जाता, अगर बराबर आ जाता तो अपन कहते हैं कि ये फलन निरंतर वर्धमान नहीं, वर्धमान फलन है।
लेकिन यहाँ बराबर नहीं आया, तो इसलिए ये फलन कैसा है, निरंतर वर्धमान है। ठीक है बेटा। ऐसे ही ह्रासमान फलन पर आते हैं। आपने क्या काम करा कि एक खुले अंतराल आई में से दो संख्याएं ली, साहब पहली संख्या दूसरी संख्या से छोटी है। अब आपने इसको सरल करा और बाद में आपको पता चला कि अरे ये तो उल्टा हो गया। ऐसे स्थिति में फलन जो है, पहला फलन जो है दूसरे फलन से बड़ा आ गया या बराबर आ गया, तो इस फलन को अपन क्या कहेंगे, ह्रासमान फलन कहेंगे। कैसे कि ये देखिए आप कि x का मान बड़ा था लेकिन y का मान कम आ रहा था। यहाँ पर दोनों x का मान, ये x2 x3 ये आप बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन बराबर मान आता जा रहा है। इन फलन के मान इन बिंदु पर बराबर आते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये फलन क्या कहलाएगा, ह्रासमान फलन। जब संख्याएं आपने पहली संख्या दूसरी संख्या से छोटी ली लेकिन फलन, पहला फलन दूसरे फलन से बड़ा आ जाए या बराबर आ जाए, तो ऐसे फलन को अपन क्या कहेंगे, ह्रासमान फलन कहेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि साहब आपने पहली संख्या दूसरी संख्या से छोटी ली और पहला फलन दूसरे फलन से बड़ा आ जाए, बराबर नहीं आए, तो ऐसा ग्राफ प्राप्त होगा कि साहब जैसे जैसे आप x का मान बढ़ाते जा रहे हैं y का मान कम होता जा रहा है, तो ऐसे फलन को अपन क्या कहेंगे, निरंतर ह्रासमान फलन कहेंगे। और देखिए इसका उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है कि साहब एक फलन दे रखा है और अपने को बताना है कि ये निरंतर ह्रासमान फलन है। मैंने क्या काम करा कि साहब दो संख्याएं ली x1 x2 और कहाँ से ली, ये ली मैंने वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R से, और संख्याएं ऐसी ली कि साहब x1 जो है वो बड़ा है किससे, x2 से। अब मैंने क्या काम करा, दोनों पक्षों में 3 का गुणा करा, -3 का, ठीक है, -3 का गुणा करा। तो आपको याद है ना कि अगर आप किसी असमीका में दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करते हैं तो ये चिन्ह बदल जाता है। तो ये ऐसे हो जाएगा, कैसे, क्या आपको याद है कि 7 जो है वो बड़ा है किससे, 5 से। अगर मैं दोनों तरफ माइनस का गुणा कर दूं तो ये चिन्ह ऐसे बदल जाएगा, है ना। तो यहाँ बदल गया साहब। अब क्या हुआ, -3x1, दोनों पक्षों में मैंने 12 जोड़ दिया तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा भैया, ये आ गया। तो यहाँ पर ये आ गया fx1 छोटा है किससे, fx2 से। अब यहाँ देखिए आप कि मैंने x1 बड़ा लिया था x2 से और यहाँ पर फलन जो है वो छोटा आ रहा है किससे, दूसरे फलन से। तो ऐसी स्थिति में फलन इस r पर निरंतर कैसा होगा, ह्रासमान होगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। एक बिंदु पर आपको वर्धमान और ह्रासमान फलन निकालना है। कोई एक बिंदु दे रखा है, उस पर वर्धमान और ह्रासमान फलन निकालना हो, तो ऐसी स्थिति में क्या काम करते हैं, आप उस बिंदु के अंतराल लेते हैं। साहब जैसे होता है ना, इस बिंदु पर निकालना है तो उसके दाईं तरफ बाईं तरफ, है ना, दोनों को मान निकाल कर ऐसे करते हैं कि साहब x0 पर फलन f वर्धमान फलन कहलाता है यदि अंतराल कौन सा है, देखो आप x0 -h और x0 +h, जहां पर h अत्यंत अल्प है लेकिन h का मान 0 से बड़ा है। अब इसमें क्या है, दो परिभाषाएं दे रखी है कि x1 छोटा है x2 से, फलन जो है छोटा आ जाए या बराबर आ जाए, और संख्याएं जो हैं कहां पर विद्यमान हो, इस अंतराल में हो। तो ऐसी स्थिति में ये फलन जो है x0 पर कैसा होगा, वर्धमान फलन होगा। इसी प्रकार से अगर अंतराल x0 -h और x0 +h, ये x0 क्या है, आपने कोई बिंदु माना है जो, ठीक है, उस अंतराल में अगर ऐसा हो कि इस अंतराल से आपने x1 x2 लिया, x1 छोटा है x2 से और फलन भी छोटा आ जाए किससे, दूसरे फलन से, तो ऐसी स्थिति में x1 x2 अगर I के अंदर यानी कि इस अंतराल के अंदर विद्यमान है तो अपन कहेंगे कि ये फलन जो है x0 पर निरंतर वर्धमान फलन होगा। इसी प्रकार से ह्रासमान की बात करें, आपने क्या काम करा कि ये जांच करनी है कि x0 पर फलन f जो है ह्रासमान है, तो आप क्या काम करेंगे कि एक अंतराल बनाएंगे, कौन सा, I, जिसमें x0 -h और x0 +h, ठीक है,
प्रारंभिक पद ये और अंतिम पद ये। इस अंतराल में से आप कोई दो संख्याएं लेंगे x1 x2। x1 छोटी है x2 से और फलन जो है वो बड़ा आ जाए या बराबर आ जाए दूसरे फलन से, तो ऐसी स्थिति में अपन क्या कहेंगे कि ये फलन जो है कैसा है, हासमान फलन है। किस पर, x0 बिंदु पर। अगर यहाँ पर ऐसा हो जाए कि आपने i से अंतराल से x1 x2 लिए, यानी कि संख्या दूसरी संख्या से छोटी ली, लेकिन फलन जो है दूसरे फलन से बड़ा आ रहा है, केवल बड़ा, बराबर नहीं आ रहा, तो ऐसी स्थिति में कहेंगे कि x0 पर ये फलन निरंतर हासमान है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। निरंतर हासमान फलन समझने के लिए अपन एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर क्या है, a एक ऐसी संख्या दे रखी है जो 0 और 1 के बीच में है और फलन है a की घात x। तो अपने को ये बताना है कि ये फलन निरंतर हासमान है। तो भैया क्या काम करा अपन ने कि यहाँ पर दो संख्याएं ली x1, x2 और कहाँ से ली, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r से। ठीक है, और ये माना है कि साहब x1 जो है वो छोटा है किससे, x2 से। ये आ गया। अब मैं यहाँ आ जाता हूँ, है ना, ध्यान देना बेटा कि मैंने यहाँ पर संख्या ली, एक तो 2 और एक ली 3, और 2 छोटा है किससे, 3 से, सीधी सी बात। अब a0 और 1 के बीच की संख्या है, तो यहाँ पर अगर मैं a की घात x1 कर दूं और a की घात x2 कर दूं तो क्या होगा। अब मान लो 0 और 1 के बीच की बात है, तो इनके बीच मैंने ले लिया 1/2। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि बेटा 1/2 की घात 2, और साहब यहाँ पे लिख दूं 1/2 की घात 3। अब बताओ ये चिन्ह कैसा होगा, यहाँ आएगा 1/4 और 1/8। तो 1/4 और 1/8 में छोटा कौन है, यही हुआ ना छोटा, तो ये चिन्ह ऐसे बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये चिन्ह क्या हो गया, ये हो गया साहब। अब ये होने पर अपन कह देंगे कि साहब फंक्शन ऑफ x1 ये जो बड़ा है किससे, इससे। तो यहाँ पर बराबर नहीं हो सकता, ये किसी भी स्थिति में बराबर नहीं हो सकता। अगर संख्याएं छोटी बड़ी हैं तो ये बराबर कभी नहीं आएगा। तो अपन कहेंगे कि साहब दिया गया फलन, ठीक है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में निरंतर हासमान है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि वर्तमान हासमान फलनों के लिए प्रथम अवकलज परीक्षण। प्रथम अवकलज परीक्षण क्या है कि आपको एक फलन दे दिया और आपसे कहा कि साहब वर्तमान और हासमान बताइए कि ये फलन जो है वर्तमान है कि हासमान है। तो अवकलन द्वारा कैसे बताते हैं, तो सबसे पहले अपन क्या काम करेंगे, आपको एक बंद अंतराल और खुला अंतराल ये दे रखे हैं और इस पे अवकलनीय है कि नहीं है इसके बारे में जांच करते हैं। तो सबसे पहला काम ये करो आप कि उस फलन का एक बार अवकलन करो। अवकलन करने पर पहले उसको बराबर रखो 0 के, है ना। 0 के बराबर रखने पर वहां पर आपको x के 2 मान प्राप्त होंगे जो इस अंतराल के अंदर होंगे, जो इस अंतराल के अंदर हो उन मान को लीजिए और इसमें रखिए। अगर उसका मान 0 से बड़ा आता है, किसका, प्रथम अवकलज का, तो ऐसी स्थिति में फलन जो है वो कैसा होगा, वर्धमान होगा। और अगर 0 से छोटा आता है तो वो फलन क्या होगा, इस अंतराल में हासमान होगा। और फलन का मान बराबर 0 के आ जाता है तो ऐसी स्थिति में अपन कहेंगे कि ये फलन एक अचर फलन है। उदाहरण के माध्यम से अपन ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये फलन है और अपने को बताना है कि R पर ये फलन एक वर्धमान फलन है। R मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में। तो मैंने क्या काम करा कि यहाँ पर सबसे पहले तो मेरे को ये दिया है कि फंक्शन ऑफ x बराबर x की घात 3 माइनस 15 x की घात 2 प्लस 75x, ठीक है, माइनस 50। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश x, ये आ गया 3x की घात 2 माइनस 30x और प्लस 75।
ठीक है, और लक्षण से लिखो एफ डैश एक्स बराबर, यहाँ पर 3 आ रहा है कॉमन, ये बचा एक्स की घात 2 माइनस 10x और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 25। ठीक है, और देखें साहब एफ डैश एक्स बराबर 3, ये आ गया अपने पास में x माइनस 5 की घात x माइनस 5 इसकी होल घात 2, मतलब ये अपने पास में पूर्ण वर्ग है। अब अपन देखें कि इसके अंदर कोई भी संख्या लो आप, x माइनस एक्स का मान किसके अंदर से लो, r से लो, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से। तो आपको याद है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या का वर्ग एक धनात्मक संख्या होती है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि हर x विद्यमान अगर r के हो तो f डैश x का मान हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अगर मैं ये कहूं कि x अगर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से लिया जाता है तो f डैश x का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा, तो ये बात गलत नहीं होगी कि साहब ये फलन इस वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r पर वर्धमान फलन होगा। क्यों? क्योंकि f डैश x का मान 0 से बड़ा आ रहा है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब अंतराल जिसमें फलन वर्धमान या ह्रासमान हो तो वो कैसे ज्ञात करते हैं? अंतराल ज्ञात करना है तो उसका सबसे बढ़िया तरीका होता है कि साहब सबसे पहले अपने को एक फलन देते हैं, ये रहा साहब फलन, इसका आप x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अवकलन करने पर तो क्या आएगा अपने पास में, dy बटे dx आएगा f डैश x। अब वर्धमान और ह्रासमान के लिए अपन क्या काम करते हैं, इसको बराबर 0 के रख लेते हैं। यहाँ से x के मान ज्ञात करते हैं, a1 a2 ऐसे करके, फिर ये क्रांतिक बिंदु कहलाते हैं। अब इन मान को रख के आप dy बटे dx है ना, इसका मान x बराबर a1 पर अगर 0 से बड़ा है तो फलन कैसा होगा, वर्धमान। और अगर dy बटे dx पर x इक्वल टू a1 रखने पर 0 से छोटा है तो फलन कैसा होगा, ह्रासमान होगा। ये अपने पास में क्या है, अंतराल निकालने की विधि है। उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको कि अपने पास में ये एक फलन दे रखा है और अपने को ये बताना है कि ये फलन किस अंतराल में ह्रासमान है और किस अंतराल में वर्धमान है। तो सबसे पहले क्या काम करता हूं कि साहब दिया है, देखना जरा ध्यान से, दिया है ये है फंक्शन ऑफ x बराबर 2x की घात 3 माइनस 12x की घात 2 प्लस 18x प्लस 15। ठीक है बेटा, अब मैंने क्या काम करा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा साहब, ये आ जाएगा f डैश x बराबर, ये हो गया अपने पास में 6x की घात 2 माइनस 24x और प्लस 18। ठीक है, f डैश x बराबर, ये आ गया अपने पास में 6 कॉमन ले लो तो यहाँ बचा x की घात 2 माइनस 8x प्लस 3 है, 6 कॉमन लिया तो 6 चौक 4 आया बेटा, है ना, और यहाँ पर आ गया 3, ये हो गया। अब यहाँ पर f डैश x ये आ गया 6, इसके अपन ने गुणनखंड करे तो ये आ गए x माइनस 3 और साहब x माइनस 1, ये हो गया सब गुणनखंड। अब यहाँ पर वर्धमान और ह्रासमान के लिए या ऐसे कहें क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु। अब क्रांतिक बिंदु क्या होते हैं कि ये जो गुणनखंड है ये बारी बारी से 0 के बराबर रखो, तो x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर आ गया 3, x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर आ गया 1। अब मैंने क्या काम करा, एक संख्या रेखा बनाई साहब, यहाँ लिखा माइनस इनफाइनाइट और यहाँ लिखा प्लस इनफाइनाइट। अब 1 और 3 में छोटा कौन है, 1, और साहब बड़ा है 3, ये लिख लिया। ठीक है, अब मैं उधर से आता हूं,
किधर से? उधर से आता हूं और ये करता था तू प्लस ले, तू माइनस ले और तू प्लस ले। उधर से आता हूं और क्या करता था? तू प्लस ले, तू माइनस ले, तू प्लस ले। मतलब अब क्या होगा कि यहां पर अगर मान लीजिए x, अंतराल लेता हूं मैं कौन सा? माइनस इनफाइनाइट, अनंत से लेकर 1 तक, और यूनियन 3, अनंत तक, ये आ गया। अगर x का मान मैं इस अंतराल से लेता हूं तो यहां पर f डैश x का मान जो है वो कैसा आएगा? धनात्मक आएगा। इस अंतराल में इस फलन के अवकलज का मान कैसा आ रहा है? धनात्मक। तो अपन कहेंगे कि x माइनस अनंत से लेकर 1 और साथ 3 से लेकर अनंत तक, ये फंक्शन ऑफ x जो है ये कैसा फलन है? ये है वर्धमान फलन है। कैसा फलन है बेटा? वर्धमान फलन है। और ये जो अंतराल है कौन सा? x विद्यमान होना चाहिए कहां पर? 1 से लेकर 3 तक। तो ऐसी स्थिति में क्या मान आएगा इस अंतराल में? इसका मान f डैश x का मान कितना आएगा? 0 से कम, यानी कि ऋणात्मक। तो यहां पर बताएंगे कि साहब f डैश x जो है वो 0 से कम है। इसका मतलब इस अंतराल में 1,3 में f डैश x का मान 0 से कम होने के कारण फलन जो है वो कैसा है? हासमान है। ठीक है। अब बालक है कि साहब इस अंतराल में कैसे? यहां पर 2 रख के देखो आप, ठीक है, 2 रख के दिखा देता हूं आपको कि 6, यह आ गया 2 माइनस 3 और 2 माइनस 1, यह आ गया अपने पास माइनस 1 माइनस 6। ठीक है, तो ये कैसा मान आ रहा है? ऋणात्मक। और इनके बीच का कोई मान रख के देखो, यहाँ 0 रखो, 0 रखोगे तो 0 माइनस 3, 0 माइनस 1 प्लस के। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इस अंतराल में f डैश x का मान 0 से बड़ा आएगा और इस अंतराल में f डैश x का मान 0 से छोटा आएगा। इस अंतराल को बताया जा सकता है कि साहब इस अंतराल में ये फलन हासमान है और ये फलन वर्धमान है। सीधी सी बात।